मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री के बी अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जाला ने कक्षा 9 विषय हिंदी। पाठ कौन सा है अपना? 11 है। पाठ का नाम है एक यात्रा यह भी। इसका क्या प्रकार है? कहानी। लेखक कौन है? रामदरस मिश्र। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने बड़े क्वेश्चन आंसर में हमेशा इस प्रकार के 3 ये चीजें लिखनी ही है। आपको बड़े बॉक्स बना के लिखो या बिना बॉक्स के लिखो, बड़े क्वेश्चन आंसर में आपको ये 3 चीजें लिखनी ही है। क्या? पाठ का नाम कौन सा है, उसके लेखक कौन से है और उसका प्रकार कौन सा है। कुछ विद्यार्थी केवल गद्य और पद्य लिख देते हैं। ऐसा लिखने से काम नहीं चलेगा। पद्य में है तो क्या है, गद्य में है तो वो क्या है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है, जो भी है वो प्रकार वापस आपको लिखना है। देखते हैं अपने कवि के बारे में परिचय। तो रामदरस मिश्र का जन्म जो है 1924 को हुआ था। मृत्यु नहीं लिखी हुई है। इसका तात्पर्य क्या है? कभी भी वो जीवित है। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है। अपने कहानियां, काव्य और उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राची। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चीटियां, एक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां तथा मेरी प्रिय कहानियां। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। कई लेखकों को सम्मान देने के लिए उनके जो प्रवर्तक थे या उनकी विचारधारा को मानते थे, उन्होंने क्या किया, कुछ लेखकों ने मिलकर उन्हीं के लेखक के नाम से भी कई पुरस्कार देने शुरू किए, जो अभी तक दिए जा रहे हैं। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। इसमें क्या है? इस कहानी में किसकी कहानी है? एक रिक्शे वाले की कहानी है। शिक्षित रिक्शे वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शे वाले का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारे दिल को छू लेते हैं। तो जो रिक्शे वाले की सोच है वो इसमें दर्शाई गई है। कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? मैं यात्रा भीरू हूँ। लेखक क्या कह रहा है कि मैं यात्रा भीरू यानी यात्रा करने से डरने वाला हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो वाले से। अंट संट यानी मनमाना, जो मर्जी में आए। आजकल कुछ ऑटो वाले क्या करते हैं, नए व्यक्तियों को देख के, अजनबियों को देख के क्या करते हैं, अंट संट यानी जो मन में आए वह किराया मांगते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे इससे ही डर लगता है। यात्रा भीरू भी हूँ और जो रिक्शे वाले हैं वो मनमाना किराया मांगते हैं, इसलिए क्या उसको, लेखक को जो है अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनसंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक क्या कह रहे हैं? इस बार किसके लिए? एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसीलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले जो है देखते हैं साथ में सामान के भाई आए हैं लोग, तो पीछे पड़ जाते हैं। तो उनके भी, लेखक के साथ भी यही हुआ। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। तो एक जो नवयुवक था वह लेखक के पीछे पीछे जा रहा था
और उसने थोड़ी समय तक पीछे पीछे चला। उसके बाद उसने लेखक से क्या कहा कि आपको कोई तो रिक्शा करनी ही पड़ेगी, आप ऐसे ही सामान लेके तो जहाँ गंतव्य वहाँ पे जाओगे नहीं, तो फिर दूसरों की करोगे तो फिर मेरी ही क्यों नहीं आप रिक्शा कर लेते। उसकी जीत और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति यानी हामी भर दी। लेखक कह रहे हैं कि मुझे उसकी आवाज में कुछ ऐसा खिंचाव महसूस हुआ जिससे मैंने उसको स्वीकृति यानी हामी भर दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया गया। तो वो जो ऑटो वाला था वह प्रेम से भरी हुई बातें करता रहा और उस प्रेम भरी बातें करने से वह जल्दी ही जैसे स्थान पे पहुंच गए हो ऐसा महसूस हुआ। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। तो उन्होंने जाके क्या कहा, बेल बजाई, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जो जगह है वो बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूं, तो उसने ऑटो वाले ने क्या कहा, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। तो रिक्शे वाले ने क्या कहा कि हम पहले वहाँ पे गए जो एड्रेस आपने दिया था, फिर वहाँ से यहाँ आए, इसलिए आपका खर्च तो क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ ही गया ना, अतिरिक्त यानी जितना था उससे और बढ़ गया। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो रिक्शे वाले ने क्या पूछा कि इसके बाद आप कहाँ जाओगे। तो लेखक ने बोला कि शायद मुझे देर हो जाएगी, इसीलिए तुम जाओ यहाँ से। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि ऑटो वाला कुछ और है, वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं। तो लेखक का जब डॉक्टर से काम समाप्त हुआ वह वापस आए, उसमें उनको घंटा भर लगा, लेकिन वह ऑटो वाला अभी तक वहीं खड़ा था। तो उनको क्या लगा कि यह ऑटो वाला जो सारे ऑटो वाले हैं उससे भिन्न प्रकार का है। और जब वह ऑटो वाला उन्हें होटल पर छोड़ के आया, उसके बाद उसने वापस क्या पूछा कि मैं वापस कब आऊं। यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है। तो उसने क्या पूछा कि आप यहाँ आए हैं तो कहीं भी घूमने फिरने तो जाओगे ही, तो मैं आपको ले जाऊँगा। और आप यहाँ कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए है। कल शताब्दी से लौटेंगे। लेखक ने क्या कहा, ट्रेन का नाम है शताब्दी, तो कि कल शताब्दी से हम वापस चले जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं। तो ऑटो वाले ने क्या पूछा कि आपको जब समय हो मैं आपको लेने आ जाऊं और घुमा के ले आऊं। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है यह क्यों होता है, जैसे अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच यानी किसी वक्ता के कहे हुए वाक्यों को ज्यों का त्यों रख देना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करना, उसमें क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। और किसी लेखक का नाम हो, उनकी कोई रचना का नाम हो, तो वहाँ क्या लगता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है। और जहाँ कोई भी सवाल पूछा है तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो आपको भी कुछ भी लिखते समय ध्यान रखना है, आप उत्तर में क्वेश्चन भी लिख सकते हैं तो वहाँ क्वेश्चन मार्क ही आएगा। तो क्या कहा लेखक ने, कहा अभी आज तो थके हुए हैं, हम कल घूमने जाएंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। तो उसने क्या कहा, अपना फोन नंबर दिया और क्या बोला कि जब आपको जाना हो मुझे फोन करके बुला लेना। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो लेखक ने क्या कहा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। तो उस ऑटो वाले ने अपना नाम क्या बताया, मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घूम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया।
तो वह जो लेखक था उसको बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित कर रहा था। जब घूम के वापस आए तो लेखक ने क्या किया, चाय पीने के लिए उस ऑटो वाले को कमरे के अंदर बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर गए हो? तो लेखक की पत्नी ने क्या पूछा कि क्या तुम ग्वालियर के हो क्या? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो उस ऑटो वाले ने क्या कहा, मैं ग्वालियर का नहीं हूँ, मैं आगरा से हूँ, लेकिन किसी कारणवश मुझे यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसीलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि यानी जो मोहन जो है वह अंदर से भरा हुआ है, और जब व्यक्ति अंदर से भरा हुआ होता है किसी दुख से तो वह अपने दुख को शेयर करना चाहता है, किसी को बताना चाहता है। और मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा हो चुका है। तो लेखक और उनकी पत्नी ने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसने स्वयं ही बताना शुरू किया कि मैं आगरा का हूँ, और क्या है कि आगरा में मेरा अपना घर है, माँ बाप गुजर गए हैं, भाई है बड़ा, तो उसी ने मेरी परवरिश की है, भाई वकील है और मैं भी बीए पास हूँ, और कोई नौकरी खोज रहा था कि फिर डैश डैश यानी ऐसी क्या घटना हुई जो कि वह बताते हुए थोड़ा सकुचा रहा है। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। लेखक को भी महसूस हो गया कि इसके साथ कोई अवांछित यानी बिना इच्छा के, अनिच्छा के कोई ऐसी घटना घट गई है। उसने छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी गिड़गिड़ाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। तो लेखक क्या कह रहा है? लेखक से मोहन कह रहा है कि मैं नौकरी की तलाश में जा रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं लौट रहा था तो मुझे एक लड़की मिली और उसने क्या कहा कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। उस लड़की ने क्या कहा कि मेरे माँ बाप जो है अधेड़ यानी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ मुझे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो वो लड़की क्या कह रही है, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के साथ, अधेड़ व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। तो वह लड़की मोहन के सामने क्या बोल रही है कि मोहन तुम मुझे बचा लो। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी सोच में पड़ गया कि भाई क्या करूं और क्या ना करूं, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। तो जो मोहन को कुछ समझ में नहीं आया तो वह थानेदार के पास गए स्टेशन पे, और थानेदार से जो भी बात थी वह हकीकत बयान की। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालत में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। तो जो पुलिस वाला था, कौन सा थानेदार, उसने क्या बोला कि एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को जेल में डाल दूं, लेकिन इससे इस लड़की की समस्या का हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई। मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो थानेदार साहब ने उसको, मोहन को बोला कि तुम्हारी शादी हो गई। तो मोहन ने बोला नहीं। तो उसने बोला कि तुम ही इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह भी कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर तो मोहन क्या बोल रहा है कि मुझे तो इससे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं, आप लड़की से पूछ लो। तो लड़की ने भी स्वीकृति में हाँ में सिर हिलाया। लेकिन फिर मोहन ने बोला कि एक मुश्किल है। क्या?
कि मेरी जो भाभी है अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है और बात लगभग तय ही है। फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह कर लेना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन फिर वापस डैश डैश डैश। तो लेकिन क्या हुआ? तो मोहन क्या बोल रहा है कि मेरी जो भाभी है उसकी बहन जो है उसमें कोई खराब बात है नहीं, अच्छी लड़की है, तो उसको कई अच्छे लड़के मिल जाएंगे। लेकिन यह जो लड़की है वह क्या है, इस वक्त मुसीबत में है, तो इसको कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो मैं इससे शादी करूंगा तो इसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। और लड़की कैसी है, परिचित भी है और गोरी भी है। लेकिन क्यों आया? हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। यानी दो समस्याएं थी। मोहन ने क्या बोला कि अभी मैं इस लड़की को साथ में ले जाऊंगा तो मेरे भैया भाभी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और अगर लड़की घर पे गई तो इसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। यानी समस्या ज्यों की त्यों है। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। क्या बोला थानेदार ने? अभी इस लड़की को कुछ समय के लिए नारी निकेतन में रख देता हूँ और लड़की से उसके माँ बाप के खिलाफ जो है शिकायत लिखवा के रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। तो क्या बोला लेखक ने? बोला कि मुझे तो इस घटना पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है जैसे मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। तो मोहन ने क्या बोला कि यह जो है थानेदार वह एक कवि भी है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिख ही पड़ जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। मोहन क्या कह रहे हैं? जब मैंने उस लड़की से शादी की तो मेरे भाई भाभी मुझसे नाराज हो गए, खफा हो गए, यानी नाराज हो गए। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की, तो उनकी बहन से भी शादी नहीं की, एक यह कारण, और दूसरा कारण क्या, जिस लड़की से शादी की वह दूसरी जाति की है, इसलिए मेरे भाई भाभी और ज्यादा नाराज हुए। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभाव होना कठिन था। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए तुम लोग ग्वालियर आए? तो क्या बोला कि हाँ बाबूजी, आगरा में अब हमारा निभाव होना कठिन था, इसीलिए हम यहाँ आ गए। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायेपन उस अपनेपन से अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। तो मोहन क्या बोल रहा है कि इस परायेपन में भी अपनापन है। क्यों? क्योंकि यहाँ भले ही कोई जानता नहीं है, लेकिन नहीं जानता है तो लोग क्या है, दूसरी तरह की बातें नहीं बनाते हैं, नहीं तो लोग घूर घूर के देखते हैं। अपने शहर में जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ घूर घूर के देखते हैं। तो इस अपनेपन, इस जो है परायेपन में भी क्या है, ये अपनेपन से अच्छा है। हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। तो मोहन क्या बोल रहा है, यहाँ मेरे लिए कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए मैंने ऑटो खरीदा और उसी से अपना जो है घर चला रहा हूँ। वास्तव में तुम बड़े हो मोहन, बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया।
तो लेखक क्या कहने लगे कि दूसरे लोग तो खाली नारी के सम्मान में भाषण देते हैं, लेकिन सच में तो तुमने कुछ करके दिखाया है। एक लड़की की जो है दुर्दशा होने वाली थी, उसको अच्छा जीवन दिया, इसलिए सच्ची में प्रशंसा के पात्र तुम हो मोहन। बाबूजी, इस कार्य में मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन क्या कह रहा है? अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है कि मैंने तो उसको एक बार ही संकट से उबारा, लेकिन वह मुझे हमेशा संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। तो मोहन उनको लेकर स्टेशन पे आया और लेखक उनको क्या करने लगा? 500 रुपये का नोट देने लगा, लेकिन मोहन ने कहा, नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। उसने उनको अस्वीकार कर दिया। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। तो लेखक ने बोला कि यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, मैं दान नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। मोहन क्या बोल रहा है कि उसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे और भाई भाभी से उनसे भी साथ छूट गया। तो लेखक को मोहन यही बोल रहा है कि आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे खोए हुए माँ बाप मिल गए हैं। तो मोहन बोल रहा है कि मैं पैसे तो और भी कमा लूँगा, लेकिन आप जैसे माँ बाप मुझे नहीं मिल पाएंगे। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। अब वो लेखक एक बाप की तरह क्या बोल रहा है कि तुम मेरे बारे में भी सोचो, मैं अपने बेटे को कैसे शोषण कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। मोहन ने क्या बोला? इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। इसलिए उसने 500 का नोट रखा और 300 रुपये वापस लेखक को देने लगा। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। तो मोहन ने लेखक को क्या कहा कि मुझे पराया मत करो, मैंने ले लिया, और जब भी आप यहाँ आओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। लेखक ने क्या बोला? अगर तुम ये कह रहे हो तो मेरी भी शर्त है। क्या? कि ये 500 रुपये तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? तो मोहन लेखक को पूछ रहा है कि क्या मैं एक बेटे की हैसियत से क्या कभी कभी मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेखक ने क्या कहा? हाँ, तुम करना, मुझे अच्छा ही लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन ने क्या बोला कि आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं, मेरा नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपका नाम नहीं पूछा। तो लेखक क्या बोल रहा है? मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। तो लेखक ने अपना नाम क्या बताया? सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो जब लेखक अंदर स्टेशन के अंदर जाने लगे तो क्या हुआ? लेखक को लगा कि वह अपनापन लिए हमें निहार रहा है, प्यार प्रेम भरी आंखों से देख रहा है। तो ये पाठ हमारा यही समाप्त होता है। ये मैंने बोर्ड पे कुछ 3-4 मुहावरे लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है? पाला पड़ना, यानी उसका संबंध जुड़ना, किसी का किसी व्यक्ति से संबंध जुड़ना। चुप्पी छा जाना, शांति छा जाना। असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ना, या क्या करूं या क्या न करूं ऐसा महसूस होना। निबाह होना, घर खर्च निकलना। तो इस प्रकार ये अपने मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। अपना पाठ यहीं समाप्त होता है।